हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित्रा सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री टूल चैनल में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था? हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिसंयुग्मन प्रभाव। इसके क्या चल रहे थे? अनुप्रयोग। इसमें अपन ने क्या देखा था? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अपन ने इंटरमीडिएट के रूप में क्या देखा था? इंटरमीडिएट में अपन ने देखा था कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की क्या देखी थी? स्टेबिलिटी देखी थी। सेकंड नंबर पे अपन ने देखा था फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का क्या देखा था? स्थायित्व है। थर्ड नंबर पे अपन देखेंगे एल्किन। ये अपन ने किस में पढ़ा था? ओवरलैपिंग में पढ़ा था। सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल्स के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही थी उसमें कौन कौन से क्या क्या देखा था? कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल। सिग्मा एंड पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही थी उसमें क्या था? एल्किन एंड एल्काइल बेंजिंग। उसी के बेसिस पे अपन क्या पढ़ रहे हैं? इसके अनुप्रयोग। तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी अपन ने पढ़ ली थी, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी अपन ने पढ़ ली थी। आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे एल्किन की स्टेबिलिटी। तो मैं बोल दूं स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन। क्या बोल दूं? स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन। एल्किन की क्या देखेंगे? स्टेबिलिटी। एल्किन की जो स्टेबिलिटी है इसको अपन किससे देख रहे हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन से। एल्किन की जो स्टेबिलिटी है वो किससे इंक्रीज होती है? एल्किन की जो स्टेबिलिटी होती है वो अल्फा एच की संख्या पे डिपेंड करती है। अगर अल्फा एच की संख्या इंक्रीज होगी तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये अपन किस में देखा था? अतिसंयुग्मन प्रभाव में। मैं यहाँ पे बोल दूं अल्फा एच की संख्या बढ़ने पर अल्फा एच की संख्या बढ़ने से अल्फा एच की अगर संख्या इंक्रीज होगी तो क्या होगी? स्टेबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज। स्थायित्व क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये अपन किस पे डिपेंड करती है? हाइपर कॉन्जुगेशन पे, अतिसंयुग्मन प्रभाव पे। तो जो एल्किन की जो स्टेबिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? अल्फा एच की संख्या पे। अल्फा एच की संख्या अगर इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब देखते हैं जो एल्किन है इसके क्या टाइप। एल्किन के क्या टाइप? एल्किन कितने टाइप की होती है? एल्किन के क्या देख रहे हैं अब? टाइप। किसमें देख रहे हैं? एल्किन की स्टेबिलिटी में। क्या देखेंगे अपन? एल्किन की स्टेबिलिटी में क्या देख रहे हैं? एल्किन के क्या टाइप कि एल्किन कितने टाइप की होती है? एल्किन 3 टाइप्स की होती है। कॉन्जुगेटेड एल्किन, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन और कोमुलिन एल्किन। कॉन्जुगेटेड एल्किन को क्या बोलते हैं? संयुग्मित एल्किन। नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन को बोलते हैं असंयुग्मित एल्किन। और थर्ड नंबर अपनी कोमुलिन। तो मैं फर्स्ट एल्किन कौन सी है अपनी? संयुग्मित एल्किन, या मैं बोल दूं कॉन्जुगेटेड एल्किन।
सेकंड नंबर पे अपनी नॉन कॉन्जुगेटेड, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन। असंयुग्मित, असंयुग्मित एल्किन। थर्ड नंबर पे अपनी कोमोलिन, थर्ड नंबर पे क्या है अपनी कोमोलिन। कॉन्जुगेटेड एल्किन क्या होती है, मतलब कॉन्जुगेटेड एल्किन किसके बोलते हैं, किसको देख रहे हैं अपन, कॉन्जुगेटेड एल्किन को। दो डबल बॉन्ड्स के बीच में, मैं से बोल दूं यहाँ पे ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, टू डबल बॉन्ड, टू डबल बॉन्ड्स के बीच, टू डबल बॉन्ड्स के बीच एक क्या सिंगल बॉन्ड्स क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। एक सिंगल बॉन्ड्स क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। किसको, कॉन्जुगेटेड एल्किन को। टू डबल बॉन्ड्स एक सिंगल बंध के द्वारा, दो डबल बॉन्ड्स हैं वो एक सिंगल बंध के द्वारा अलग हो रही हैं, या मैं से बोल दूं टू डबल बॉन्ड्स एक सिंगल बंध के द्वारा क्या हो रही हैं, अलग हो रही हैं। सिंगल बंध के द्वारा क्या हो रही हैं, अलग। दो डबल बॉन्ड्स हैं एक सिंगल बंध के द्वारा क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, सेपरेट, अलग हो रहे हैं। ये अपन किस में देखा है, कॉन्जुगेटेड एल्किन में। दो डबल बॉन्ड्स एक सिंगल बंध के द्वारा अलग हो रहे हैं। इसका मीन्स क्या है, ध्यान से देखना। ये क्या है, टू डबल बॉन्ड्स, ये भी क्या है, एक डबल बॉन्ड्स तो क्या हो गए, टू डबल बॉन्ड्स हो गए। टू डबल बॉन्ड्स हैं एक सिंगल बंध के द्वारा क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। सिंगल बंध क्या है यहाँ पे, एरा सिग्मा बॉन्ड्स के द्वारा क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। मतलब ये अल्टरनेट क्रम में है, डबल सिंगल डबल। इसका मीन्स नहीं है कि यही हो सकता है, ये भी हो सकता है। ध्यान से देखना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मतलब दो डबल बॉन्ड्स के बीच में क्या आ रहा है, एक सिग्मा बंध। दो डबल बॉन्ड्स एक सिंगल बंध के द्वारा सेपरेट हो रहे हैं। दो डबल बॉन्ड एक सिंगल बंध के द्वारा, अगर डबल बॉन्ड्स की संख्या इंक्रीज होगी तो सिग्मा बॉन्ड्स की संख्या भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दो डबल बॉन्ड्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड्स आ रहा है, मतलब ये क्या अल्टरनेट क्रम में है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये अल्टरनेट क्रम में क्या चलते रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड एल्किन, संयुग्मित एल्किन। ये क्या अपनी कॉन्जुगेटेड एल्किन। ऐसे ही अपन क्या देखेंगे, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन। टू डबल बॉन्ड्स कम से कम टू डबल बॉन्ड्स हैं, किसको देखेंगे आप, नॉन कॉन्जुगेटेड को। टू डबल बॉन्ड्स एक या एक से ज़्यादा सिंगल बंध के द्वारा क्या होंगे, सेपरेट होंगे। ये तो अपन ने किसको देख लिया, कॉन्जुगेटेड को। अब किसको देख रहे हैं, नॉन कॉन्जुगेटेड को। तो ध्यान से देखना, दो डबल बॉन्ड एक या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड के द्वारा या सिंगल बंध के द्वारा, सिंगल बॉन्ड या सिंगल बंध के द्वारा क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं।
अलग हो रहे हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन। ये किसके लिए बोला है मैंने, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन के लिए। ध्यान से देखना मैंने क्या बताया, दो डबल बॉन्ड हैं वो एक या एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड के द्वारा क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। तो इसके लिए ध्यान से देखना, दो डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे मैंने बोल दिया टू डबल बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं, एक या एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड्स के द्वारा क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। एक या एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड्स के द्वारा क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। किसकी कंडीशन है, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन की। ये ज़रूरी नहीं है यही एक एल्किन हो सकती है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे डबल सिंगल सिंगल डबल, सिंगल 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 डबल, फिर सिंगल सिंगल फिर डबल, ऐसे क्या हो रही हैं, एक या एक से ज़्यादा क्या आएंगे, सिंगल बॉन्ड्स। टू डबल बॉन्ड्स के बीच में, टू डबल बॉन्ड्स के बीच में एक या एक से ज़्यादा क्या आएंगे, सिंगल बॉन्ड्स। टू डबल बॉन्ड्स के बीच में एक या एक से ज़्यादा क्या आएंगे, सिंगल बॉन्ड्स। तो देख लो किसी भी डबल बॉन्ड्स में आप देख सकते हो। ये क्या है, अल्टरनेट क्रम में नहीं है। टू डबल बॉन्ड एक या एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड, टू डबल बॉन्ड एक या एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड्स के द्वारा क्या हो, सेपरेट हो, इसको क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन। अब देखते हैं अपन कोमुलिन। कोमुलिन होता क्या है, अब किसके बारे में देखेंगे, कोमुलिन के बारे में कि कोमुलिन क्या होता है। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, बहुत ही काम की बातें हैं। एल्किन आपके समझ में आ जाएगी तो इसकी स्टेबिलिटी भी आपको समझ में आ जाएगी। कोमुलिन क्या होता है, कोमुलिन क्या होता है, दो डबल बॉन्ड्स के बीच में क्या हो, एक ऐसा एटम हो, मैं ऐसे बोल दूं, ये क्या है यहाँ पे टू डबल बॉन्ड्स, इन टू डबल बॉन्ड्स के बीच में क्या हो, कोई एटम या ग्रुप, मैं बोल दूं यहाँ पे कोई एटम या कोई भी ग्रुप हो सकता है। टू डबल बॉन्ड्स के बीच में एक एटम या ग्रुप्स हो, उसको क्या बोलते हैं, कोमुलिन। अगर टू डबल बॉन्ड्स के बीच में कोई एटम आ रहा हो, तो उनके बीच में आ रहा हो एटम, तो उसको क्या बोलते हैं, कोमुलिन। इसके लिए मैं एग्जांपल लिखूं, जैसे ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इनके बीच में क्या है, जैसे डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। दो डबल बॉन्ड्स के बीच में कोई एटम या क्या है, ग्रुप, कोई एटम या ग्रुप आए, मैं से यहाँ पे लिख सकती हूँ नॉर्मल लैंग्वेज में, टू डबल बॉन्ड्स के बीच में, टू डबल बॉन्ड के बीच कोई एटम या ग्रुप आए, कोई एटम या क्या आए, ग्रुप, कोई एटम या ग्रुप आए, उसको अपन क्या बोलते हैं, कोमुलिन। ये किसके लिए लिख रहे हैं अपन, कोमुलिन के लिए। ये थर्ड नंबर है, दो डबल बॉन्ड्स के बीच में कोई एटम या ग्रुप आए, ये दो डबल बॉन्ड्स है, इसके बीच में कोई भी एटम या ग्रुप आए, उसको अपन क्या बोलते हैं, कोमुलिन। मतलब इसका मीन्स क्या है, यहाँ पे भी दो डबल बॉन्ड्स हैं, ये दो डबल बॉन्ड्स, इसके बीच में कौन सा एटम या ग्रुप आ रहा है, इसके बीच में क्या आ रहा है, कार्बन, तो ये क्या कहलाएगा, कोमुलिन। ये क्या है, कोमुलिन। इस एल्किन को कौन सी एल्किन बोल रहे हैं, कोमुलिन। यहाँ पे कौन सा एटम आ रहा है, कार्बन एटम। एटम की बात करूँ तो मैं, कार्बन एटम, कार्बन एटम। इसलिए जैसे इन दोनों एल्किन्स के बीच में कौन सा एटम आ रहा है, कार्बन एटम। इन दोनों एल्किन्स के बीच में कौन सा एटम आ रहा है, कार्बन एटम। यहाँ पे भी क्या है, कार्बन एटम। मतलब क्या है, ये अल्टरनेट क्रम में नहीं है, अल्टरनेट क्रम में नहीं है, क्या है, कंटिन्यू है। जो कंटिन्यू वाली एल्किन होती है वो कौन सी एल्किन कहलाती है, कोमुलिन एल्किन। ये अल्टरनेट क्रम में नहीं है। अल्टरनेट क्रम कौन सा होता है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल।
ये क्या अल्टरनेट क्रम में नहीं है, ये कंटिन्यू है। दो डबल बॉन्ड्स के बीच में कोई एटम या ग्रुप आए तो वो एल्किन्स कहलाती है, कोमोलिन एल्किन। मैं यहाँ पे एल्किन की बात करूँ तो यहाँ पे कौन सी एल्किन है, ये कोमोलिन एल्किन। अब इनकी क्या देखे, अपना टॉपिक क्या था, वो क्या पढ़ रहे थे अपन, एल्किन की स्टेबिलिटी। तो एल्किन की जो स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, हाइपर कॉन्जुगेशन में किस पे, अल्फा एच पे डिपेंड करती है। अगर अल्फा एच की संख्या इंक्रीज होगी तो क्या उस कंपाउंड्स की क्या होगी, स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अपना टॉपिक क्या चल रहा था, एल्किन की स्टेबिलिटी। एल्किन की स्टेबिलिटी किससे इंक्रीज होगी है, अल्फा एच की संख्या पर। अल्फा एच की संख्या पर क्या करती है, मैं यहाँ पे बोल दूं, अल्फा एच की संख्या पर क्या करती है, अल्फा एच की संख्या पर निर्भर करती है। एल्किन की स्टेबिलिटी है वो अल्फा एच की संख्या पर क्या करती है, निर्भर करती है। अल्फा एच की संख्या पर क्या करेगी, निर्भर करती है। अल्फा एच की संख्या अगर इंक्रीज होती है तो एल्किन की क्या होती है, स्टेबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, कौन सी एल्किन पढ़ी थी अपन ने, कॉन्जुगेटेड एल्किन। इसमें अपन ने फर्स्ट कौन सी एल्किन पढ़ी थी, कॉन्जुगेटेड एल्किन। इसको अपन थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। एल्किन की क्या पढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी। एल्किन स्टेबिलिटी ये किस पर निर्भर कर रही है, अल्फा एच की संख्या पर। अगर अल्फा एच की संख्या ज़्यादा तो एल्किन की स्टेबिलिटी भी क्या, ज़्यादा। ये कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की, कॉन्जुगेटेड एल्किन, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन और कोमोलिन एल्किन। अब इसमें देखेंगे स्टेबिलिटी, एल्किन में क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी। एल्किन की क्या देख रहे हैं, स्टेबिलिटी। एल्किन की स्टेबिलिटी में अपन ने क्या देखा है, कॉन्जुगेटेड एल्किन, कॉन्जुगेटेड एल्किन। सेकेंड नंबर पे अपन ने क्या देखा, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन। एल्किन स्टेबिलिटी में अपन ने क्या देखा, कॉन्जुगेटेड एल्किन और नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन। कॉन्जुगेटेड एल्किन संयुग्मित एल्किन और नॉन कॉन्जुगेटेड असंयुग्मित एल्किन। संयुग्मित एल्किन की स्टेबिलिटी किससे इंक्रीज होगी, संयुग्मित एल्किन की स्टेबिलिटी किससे होगी, अल्फा एच की संख्या पे। अल्फा एच की संख्या मैं बात करूं यहाँ पे, अल्फा एच की संख्या क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो एल्किन की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। यहाँ पे एल्किन की स्टेबिलिटी क्या होगी, ये किस पे निर्भर करती है, अल्फा एच की संख्या पे। ऐसे मैं यहाँ पे बात करूँ नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन, ये भी किस पे डिपेंड करती है, अल्फा एच की संख्या पे। अल्फा एच की संख्या पे, अल्फा एच की संख्या इंक्रीज तो क्या होता है, स्टेबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। कॉन्जुगेटेड एल्किन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किससे, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन से। ये क्या है, संयुग्मित एल्किन। संयुग्मित, ये क्या है, असंयुग्मित।
संयुग्मित एल्किन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किससे? असंयुग्मित एल्किन से। अब बात आती है असंयुग्मित एल्किन की। यहाँ पे तो अल्फा एच की संख्या इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। अगर किसी कंपाउंड्स में अल्फा एच की संख्या अगर सेम हो जाए तब क्या होगा? असंयुग्मित एल्किन में अल्फा एच की संख्या सेम होने पर, मैं यहाँ पे बोल दूँ, अल्फा एच की संख्या सेम, अल्फा एच की संख्या क्या? सेम, या मैं बोल दूं समान, अल्फा एच की संख्या सेम या अगर क्या हो जाए? समान हो जाए तब क्या होगा? अल्फा एच की संख्या अगर समान हो जाए तो उसके बेसिस पे क्या होता है? नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है इसमें अनसिमेट्रिकल और सेकेंड है इसमें सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का मीन्स है असममित, और सिमेट्रिकल का मीन्स है सममित। अनसिमेट्रिकल एल्किन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे? सिमेट्रिकल एल्किन से। अब इसमें देखते हैं अनसिमेट्रिकल एल्किन क्या होती है और सिमेट्रिकल एल्किन क्या होती है। इसको ये भी आगे 2 टाइप्स में डिवाइड होगी, ट्रांस और सिस। तो ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे? सिस से। ये अपना इसको क्या बना लिया? एक इसका चार्ट बना लिया है जिसे अपने को अच्छे से समझ में आ गया। इस चार्ट को आप क्या कर लो? नोट कर लो। अब मैं बताती हूँ असममित एल्किन क्या होती है और सममित एल्किन क्या होती है। अगर अल्फा एच की संख्या समान होने पर समान हो जाए तो नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन है वो 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाती है, असममित एल्किन और सममित एल्किन। अब देखते हैं असममित और सममित। पहले लेते हैं सममित को। मैंने यहाँ पे लिया सममित एल्किन, सममित एल्किन, और यहाँ पे लिया मैंने असममित एल्किन। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही काम की बातें हैं। असममित एल्किन और सममित एल्किन। मैं यहाँ पे फर्स्ट ले रही हूँ सममित एल्किन। ये क्या है? सममित एल्किन। सममित एल्किन वो होती है ऐसी एल्किन मतलब जो क्या हो? सममित हो, जिसका लेफ्ट एंड राइट साइड, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे क्या कौन से ग्रुप जुड़े हो? सेम ग्रुप जुड़े हो। मैं यहाँ पे बोल दूँ, मैं ऐसा प्लेन लगाऊँ यहाँ पे कि वो 2 बराबर भागों में, यहाँ पे ऐसा प्लेन लगाएं कि वो 2 बराबर भागों में बट जाए। मैं यहाँ पे प्लेन लगा रही हूँ, यहाँ पे ऐसा प्लेन लगाएं जिसे क्या हो जाए? 2 बराबर भागों में बट जाए। इसका लेफ्ट एंड राइट साइड पे क्या हो? सेम ग्रुप्स जुड़े हो। यह क्या कहलाती है? सममित एल्किन। इसके नाम से ही पता चल रहा है ये 2 समान भागों, ऐसा प्लेन लगाए जिससे 2 समान भागों में बट जाए। यहाँ पे भी सेम ग्रुप्स, लेफ्ट साइड में भी सेम ग्रुप और राइट साइड में भी क्या होना चाहिए? सेम ग्रुप्स होना चाहिए। असममित एल्किन, ऐसा प्लेन लगाएं जिसे 2 बराबर भागों में ना बटे। यहाँ पे मैं ऐसा प्लेन लगाऊं कि ये 2 बराबर भागों में ना बटे, यानी कि लेफ्ट एंड राइट साइड में क्या होना चाहिए? समान ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। मतलब असमान ग्रुप होते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड में। यहाँ पे मान लो CH3 है तो यहाँ पे एथिल ग्रुप है, प्रोपिल ग्रुप है, कुछ भी हो सकता है। तो लेफ्ट एंड राइट साइड में क्या होते हैं? सेम ग्रुप्स नहीं होते हैं। इनके क्या लेते हैं? अभी एग्जांपल लेते हैं तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कोई एल्किन ली, इस एल्किन पे मैंने कोई मान लो CH3 सेम ग्रुप को क्या मैंने ऐड किया है किस पे? सममित एल्किन पे। तो मैं इस यहाँ पे कोई प्लेन लगाऊंगी तो वो समान भागों में कर सकता है क्योंकि दोनों तरफ के हैं मेथिल ग्रुप्स हैं।
यहाँ पे भी मेथिल ग्रुप है और यहाँ पे भी मेथिल ग्रुप है, यहाँ पे भी मेथिल ग्रुप है, यहाँ पे भी मेथिल ग्रुप। मतलब इसको प्लेन अगर लगाएंगे तो ये दो समान भागों में बढ़ सकता है, तो वो एल्किन कौन सी कहलाती है? सममित एल्किन। और यहाँ पे अगर कोई प्लेन लगाए किसमें? असममित एल्किन में, असममित एल्किन में कोई प्लेन लगाए तो यहाँ पे तो मैंने जोड़ दिया CH3 ग्रुप जोड़ा है यहाँ पे दोनों में, और यहाँ पे मैंने कोई ग्रुप ऐड नहीं किया। मतलब अगर कोई प्लेन लग रहा है तो वो क्या डिफरेंट ग्रुप है। यहाँ पे तो CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, मतलब असमान ग्रुप्स हो गए। यहाँ पे तो CH3 मेथिल ग्रुप जुड़े हैं, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं जुड़ा। मतलब ये प्लेन दो बराबर भागों में नहीं बढ़ सकता। अगर कोई प्लेन दो बराबर भागों में नहीं बढ़ सकता तो उस प्लेन का क्या बोलते हैं? मतलब उस एल्किन को क्या बोलते हैं? सॉरी, असममित एल्किन। अगर कोई दो बराबर भागों में बट रहा है प्लेन कटने के बाद में, तो वो एल्किन क्या कहलाती है? सममित एल्किन। ऐसे मैंने बोला अगर अल्फा एच की संख्या सेम है, अगर समान है, तो अनसिमेट्रिकल एल्किन की स्टेबिलिटी ज़्यादा हुई है। किससे? सिमेट्रिकल एल्किन से। अब बात आती है सिमेट्रिकल एल्किन की। ये तो क्या हो गया? सममित एल्किन और असममित एल्किन। अब बात आती है सममित एल्किन की। किसकी? सममित एल्किन की। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन यहाँ पे मैंने मान लो कोई ग्रुप ऐड किया CH3 मान लो मैंने एक ही ग्रुप ऐड किया, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3। तो इस डबल बॉन्ड्स के लेफ्ट साइड में भी CH3 और राइट साइड में भी क्या है? CH3 है। ये क्या कहलाती है? सममित एल्किन। मतलब इस पे कोई प्लेन लगाने पर दो बराबर भागों में बढ़ सकती है। वो एल्किन कौन सी है? सममित एल्किन। इसी एल्किन के आधार पर इसके दो फैक्टर्स हैं, वो कौन से हैं? जैसे एक तो होती है सिस एल्किन, एक होती है ट्रांस एल्किन। सिस एल्किन और ट्रांस एल्किन। सिस एल्किन क्या होती है और ट्रांस एल्किन क्या होती है, देखते हैं। इसी के बेसिस पे एक होती है ट्रांस एल्किन, एक होती है सिस एल्किन। ट्रांस और सिस, ट्रांस की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। किससे? सिस से। ये दोनों ग्रुप, ये नहीं है कि दोनों ग्रुप दोनों साइड में जुड़े हुए, दोनों ग्रुप ऐसे भी तो जुड़ सकते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3 यहाँ पे क्या लगाते हैं? H और H। मतलब एक तरफ तो मैं ऐसे जोड़ दूँ इस ग्रुप को, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3, यहाँ पे भी मैंने क्या जोड़ा? CH3, यहाँ पे मैंने H और H। एक तरफ मैंने सिस बना दी, एक तरफ इसको क्या बना दी? ट्रांस। H CH3, यहाँ पे CH3 और H, या क्या बना दी मैंने? ट्रांस एल्किन। तो ट्रांस एल्किन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। किससे? सिस एल्किन से। या मैं बोल दूँ सममित एल्किन में सिस की स्टेबिलिटी कम होती है। किससे? ट्रांस से। यहाँ ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। किससे? सिस से। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा? स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन में कॉन्जुगेटेड एल्किन और नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन। कॉन्जुगेटेड एल्किन की मैंने स्टेबिलिटी ज़्यादा बताई थी। किससे? नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन से। नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन ये किससे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है? अल्फा एच की संख्या से। अगर अल्फा एच की संख्या इंक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। अगर किसी कंपाउंड्स में अल्फा एच की संख्या क्या हो जाए? सेम हो जाए, समान हो जाए, तब क्या होता है? तब नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन है, ये टू टाइप्स में डिवाइड हो जाती है, अनसिमेट्रिकल असममित एल्किन और सममित एल्किन। अनसिमेट्रिकल एल्किन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। किससे? सिमेट्रिकल एल्किन से। अब सिमेट्रिकल एल्किन भी टू टाइप्स में डिवाइड होती है, ट्रांस और सिस में। ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। किससे? सिस से। स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन्स में ये अपनी इस चार्ट को याद करना बहुत ही कंपलसरी है। नॉर्मल है, कॉन्जुगेटेड की ज़्यादा होती है, नॉन कॉन्जुगेटेड से। अनसिमेट्रिकल की ज़्यादा होती है, सिमेट्रिकल से। ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। किससे? सिस से। अब इनके क्या देखते हैं? एग्जाम्पल। अगर अपन एग्जाम्पल देखेंगे तो उससे सारे कंसेप्ट अपने क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। अब मैं क्या ले रही हूँ? यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ। मैंने बताया कॉन्जुगेटेड एल्किन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है नॉन कॉन्जुगेटेड से। नॉन कॉन्जुगेटेड में अनसिमेट्रिकल की ज़्यादा होती है। किससे? सिमेट्रिकल से। सिमेट्रिकल में ट्रांस की ज़्यादा होती है। किससे? सिस से। अब मैंने यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लिया, मान लो मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट लिया है
ये मैंने कोई एग्जांपल लिया, इसमें अपन क्या देखेंगे, अल्फा एच मैंने क्या होता है, एल्किन की स्टेबिलिटी किससे इंक्रीज होती है, अल्फा एच की संख्या से। ये कोई एल्किन्स है, इससे पास वाला कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन, तो ये कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन, ये कार्बन भी कौन सा है, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। एल्किन के जस्ट पास वाला कार्बन कौन सा होता है, अल्फा कार्बन, ये कौन सा है, अल्फा कार्बन, ये भी क्या है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़े अल्फा एच की संख्या ही क्या होती है, अल्फा एच की संख्या ही क्या होती है, अल्फा एच की संख्या इंक्रीज तो उसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज। मतलब जैसे अपन हाइपर कॉन्जुगेशन में देखा था, अतिसंयुग्मन प्रभाव में देखा था, एल्किन के पास वाला कार्बन कौन सा होता है, अल्फा कार्बन, उससे जुड़े हाइड्रोजन क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या इंक्रीज होगी तो उस कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसमें यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ा है, तो यहाँ पे अल्फा एच की संख्या कितनी है, यहाँ पे अल्फा एच की जो संख्या है वो 3 है, यहाँ पे अल्फा एच की संख्या कितनी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे अल्फा एच, और यहाँ पे अल्फा एच कितने हैं, 3 है। तो टोटल अल्फा एच की संख्या कितनी होगी, टोटल अल्फा एच की संख्या, यहाँ पे तो अल्फा एच की संख्या 3 थी, और यहाँ पे अल्फा एच की संख्या कितनी होगी, 3 + 3 6 हो गई। यहाँ पे अल्फा एच कितने हैं, यहाँ पे अल्फा एच 3 तो इसमें है, और 3 ही इसमें है, और 3 ही इसमें है, और 3 ही यहाँ पे हैं। तो टोटल अल्फा एच कितने होंगे, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 10। तो अल्फा एच की संख्या 3 + 3 + 3 + 3 12 हो गए अल्फा एच की संख्या। 3 यहाँ पे, और 3 यहाँ पे, और 3 यहाँ पे, और 3 यहाँ पे। 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12 है। अल्फा एच की संख्या कितनी होगी है, 12 है। यहाँ पे अल्फा एच की संख्या 6 है। अब बात आती है इस कंपाउंड्स में, ये कंपाउंड्स क्या है, मैंने क्या बताया था, संयुग्मित एल्किन्स के बारे में क्या बताया था, 2 डबल बॉन्ड्स के बीच कोई सिंगल बंध, अगर 2 डबल बॉन्ड्स को कोई सिग्मा बॉन्ड है, जो सिंगल बॉन्ड है वो क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स है, इसके बीच में क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो ये कौन सी एल्किन है, संयुग्मित एल्किन। इस एल्किन को क्या बोलेंगे, संयुग्मित एल्किन। संयुग्मित एल्किन, ये एल्किन कौन सी है, संयुग्मित एल्किन। मैंने बोला कॉन्जुगेटेड एल्किन, संयुग्मित एल्किन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किससे, असंयुग्मित की, असंयुग्मित एल्किन से। असंयुग्मित एल्किन की मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी, 2 डबल बॉन्ड्स के बीच में, 2 डबल बॉन्ड्स के बीच में एक या एक से ज़्यादा क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स। 2 डबल बॉन्ड्स के बीच में एक या एक से ज़्यादा क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है, एक ही है, एक डबल बॉन्ड्स है, सिग्मा बॉन्ड्स की संख्या एक से ज़्यादा है। तो ये कौन सी एल्किन कहलाती है, ये कॉन्जुगेटेड एल्किन। ये तो कॉन्जुगेटेड संयुग्मित एल्किन थी, और ये एल्किन कौन सी एल्किन है, असंयुग्मित एल्किन। ये कौन सी एल्किन है, असंयुग्मित एल्किन। मैंने बोला था आपको संयुग्मित एल्किन की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है किससे, असंयुग्मित एल्किन की, कि कॉन्जुगेटेड एल्किन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है किससे, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन से। तो ये तो कन्फर्म हो गया यहाँ पे कि फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अब इनमें करते हैं कंपेयर। मैंने बोला था एल्किन की स्टेबिलिटी अल्फा एच की संख्या पे डिपेंड करती है। अल्फा एच की संख्या अगर सेम है तो उस एल्किन की स्टेबिलिटी क्या सबसे ज़्यादा होगी। तो इसमें अल्फा एच की संख्या सबसे ज़्यादा क्या है, 4th नंबर वाले कंपाउंड्स में 12 है। तो फिर किसकी होगी, 4th की। 4th के बाद में किसकी होगी, 3rd की, क्योंकि यहाँ पे 6 हैं। 3rd के बाद में किसकी होगी, 2nd की। 2nd में अल्फा एच सबसे कम है, 3 है। तो ये क्या अपना एल्किन की क्या स्टेबिलिटी, यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, स्टेबिलिटी देख रहे हैं। क्वेश्चन में अपन क्या देख रहे हैं, स्टेबिलिटी। तो ये अपना क्या है, स्टेबिलिटी का क्या है, ऑर्डर। ये अपना क्या है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ऐसे ही अपन एक एग्जांपल और लेते हैं।
ध्यान से समझिएगा आप इन क्वेश्चन को, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी से क्वेश्चन है। कॉन्जुगेटेड एल्किन की ज़्यादा होती है स्टेबिलिटी किससे, नॉन कॉन्जुगेटेड से। फिर नॉन कॉन्जुगेटेड में अनसिमेट्रिकल की ज़्यादा होती है सिमेट्रिकल की, मतलब असममित की ज़्यादा होती है सममित से। फिर सममित में ट्रांस की ज़्यादा होती है सिस से। इतने तो क्वेश्चन याद करने हैं अपने को। एग्जाम्पल नंबर 2। ये मैंने कोई एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे। इस एग्जाम्पल में सभी में क्या है, एल्किन है, सभी में क्या है, एल्किन है। तो ये तो कन्फर्म हो गया। यहाँ पे स्टेबिलिटी किसकी पूछी है, एल्किन की। एल्किन की जो स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, अल्फा एच की संख्या पे। अल्फा एच की संख्या इंक्रीज तो स्टेबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज। स्टेबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये अपनी एल्किन हो गई। एल्किन के जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। ये कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन। ये कार्बन कौन सा, अल्फा। एल्किन के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा, एल्किन के जस्ट वाला पास वाला कार्बन अल्फा। यहाँ पे एल्किन के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा, यहाँ पे एल्किन के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा, यहाँ पे भी ये अल्फा और ये अल्फा, यहाँ पे भी ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। एल्किन के जस्ट पास वाले कार्बन क्या कहलाते हैं, एडजेस्टेंट कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। ये यहाँ पे अल्फा, ये अल्फा कार्बन, सॉरी ये अल्फा कार्बन। एल्किन के जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। ये सभी क्या है, अल्फा कार्बन। इससे जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। अपन क्या देख रहे हैं, एल्किन की स्टेबिलिटी में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 + 2। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 + 2 कितने हो गए, 4। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी क्या है 1। यहाँ पे कितने थे, 2 और 2। यहाँ पे 1 अल्फा एच = 1 + 1 = 2 हो गया। यहाँ पे अल्फा एच की संख्या यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तो 3 + 2, 3 2 5, 5 + 2 कितने हो गए, 7। 2 + 3 + 2 कितने हो गए, 7th। यहाँ पे अल्फा एच की संख्या यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। एल्किन के जस्ट, ये भी एल्किन के जस्ट पास वाला है, ये भी एल्किन के जस्ट पास वाला है, ये भी एल्किन के जस्ट पास वाला है। तो 3 + 3 कितने हो गए, 6, 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे अल्फा एच की संख्या कितनी होगी, 10। यहाँ पे अल्फा एच की संख्या देखते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी क्या है, 2 है। तो 2 + 2 + 2 कितनी होगी, 6। तो अपन ये देख रहे हैं अल्फा एच की संख्या क्या हो रही है, सभी में क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो मतलब अल्फा एच की संख्या पे पता चल जाएगा अल्फा एच की संख्या इसमें सेम नहीं आ रही है। अगर अल्फा एच की संख्या सेम होती तो अपन नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन में देखते हैं असममित और सम्मित को। यहाँ पे अल्फा एच की संख्या सभी में क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। ये भी एल्किन के जस्ट पास वाला 6 हो गया, इसमें अल्फा एच। तो अपन इनकी क्या देख रहे हैं, स्टेबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, जिसमें अल्फा एच की संख्या सबसे ज़्यादा, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। तो मैं बात करूँ 4th की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें अल्फा एच की संख्या सबसे ज़्यादा है। फिर किसकी होगी, 4th के बाद में होगी 3rd की, 3rd के बाद में होगी 5th की, 5th के बाद में होगी 2nd की, सॉरी 5th के बाद में होगी 1st की, फिर होगी 2nd की। 2nd में अल्फा एच की संख्या सबसे कम है। अगर जिसमें अल्फा एच की संख्या सबसे कम है उसकी स्टेबिलिटी भी क्या सबसे कम है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, 4th की। 4th की स्टेबिलिटी सबसे
फोर्थ की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे अल्फा एच की संख्या 10 है। उसके बाद में सेवन्थ है, सेवन्थ कितने नंबर पे, थर्ड नंबर पे। फिर किसकी होगी, थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर के बाद में किसकी होगी, 6 नंबर की। 6 नंबर में क्या है, 1 2 3 4 5 3 4 5 सॉरी 5 नंबर की होगी, क्योंकि 5 नंबर में क्या है, अल्फा एच की संख्या 6 है। उसके बाद में किसकी होगी, फोर्थ की देख ली, थर्ड की देख ली और फिफ्थ की देख ली। उसके बाद में होगी फर्स्ट की। फर्स्ट में अल्फा एच की संख्या 4 है। इसके बाद में किसकी होगी, सेकंड की। सेकंड में अल्फा एच की संख्या 2 है। ये क्या है अपना स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन का क्या ऑर्डर, एल्किन की स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर है, किसके बेसिस पे देखा है, अल्फा एच की संख्या पे। ऐसे ही इसके कुछ एग्जांपल्स और हैं, अपन कल के लेक्चर में देखेंगे। अगर प्लीज़ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन बटन को दबाइए। थैंक यू।